कुछ ही घंटों में किसी और की बीवी का प्रेमी बनूंगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी वो प्रेमिका इंसान ही नहीं थी। मैं आज 20 साल के बाद कोलकाता से अपने शहर सोनापुर वापस आ रहा था। वो ट्रेन स्टेशन से जैसे तैसे घाट तक पहुंचा। सोनापुर हुगली नदी के दूसरे पार बसा हुआ था। घाट पर नाव वाला सबको चिल्लाकर बुला रहा था, जल्दी आइए बाबू लोग, 7 बजे के बाद नाव तो छोड़ो। इलीस माछ भी नदी पार नहीं करती, वरना चुड़ैल चढ़ जाएगी। मैन ने बैठते ही नाव वाले को छेड़ा, क्या काका, वही घिसी पिटी कहानियां सुनाकर कब तक लोगों को डराओगे? घड़ी इतनी मॉडर्न पहनी है तो दिमाग भी अब मॉडर्न कर लो। उसकी बात सुनकर नाव वाला चुप हो गया और नाव सोनापुर की तरफ बढ़ चली। मैन ने जब अपने शहर सोनापुर को फिर से देखा तो उसके मन में कई पुरानी यादें उमड़ आई। इसी शहर में नैन ने 20 साल पहले अपनी माँ और छोटी बहन को खोया था। उस वक्त उसकी दादी, जिन्हें वो प्यार से ठाकुर माँ कहता था, उन्होंने बताया था कि उनकी मौत का कारण इस शहर का श्राप है। आखिर क्या था सोनापुर शहर का राज? क्या नयन और उसकी जिंदगी में आने वाली प्रेमिका की ये कहानी इस शहर के भयानक अतीत से जुड़ी है? जैसे ही नयन नाव से उतरकर अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी, जिन्हें नयन बिहार से ठाकुर माँ कहता था, शहर के कुछ लोगों के साथ बैठी थी। शायद आज घर में सत्संग हो रहा था। ठाकुर माँ ने कहा, कितनी बार सुनोगे तुम लोग उस शाक चुन्नी की गाथा? इस साल कोई और कुछ और सुनाओ। तभी नयन ने कहा, ठाकुर माँ, इस बार मेरे लिए सुना दो। मुझे तो 20 साल हो गए शाक चुन्नी की कहानी सुने हुए। अपने पोते को 20 साल बाद देखकर ठाकुर माँ चहक उठी। नयन, तू कब आया नयन? फोन तो कर देता। आ बैठ, सुनाती हूँ, ले खीर खा। नयन मुस्कुराते हुए खीर लेकर वहीं बैठ गया। ठाकुर माँ ने कहानी सुनाना शुरू किया। 130 साल पुरानी बात है, जब सोनापुर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। एक बहुत खूबसूरत लड़की पारोमीता अपनी 5 साल की बच्ची के साथ यहाँ आई। पारोमीता के चेहरे का तेज, बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, एकदम परी जैसी थी वो। नयन ने उन्हें टोका, अच्छा, आपको कैसे पता कि परी जैसी थी? आपने 130 साल पहले उसे देखा था क्या? ठाकुर माँ खींच उठी, अगर ऐसे टोकेगा तो मैं आगे नहीं सुनाने वाली। मैं चली, और भी बहुत काम है मुझे। नयन ने हंसते हुए अपना कान पकड़कर सॉरी कहा। तब जाकर ठाकुर माँ मानी। सभी लोग वापस ध्यान से कहानी सुनने लगे। ठाकुर माँ ने कहा, किसी को नहीं पता था पारोमीता कहाँ से आई थी। उसका असली गांव कौन सा था या फिर उसका पति कहाँ था, लेकिन उसके आते ही कुछ ही समय में ये गांव एक खुशहाल नगर बन गया। उसने गांव के लोगों को खेती के नए नए तरीके बताए। गांव के विकास के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो जो कहती, गांव के सारे मर्द आंख बंद करके वो करते थे। इसी वजह से गांव की औरतों को लगने लगा था कि पारोमीता ने उनके पतियों पर जादू कर दिया था। तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कुल मंदिर के पंडित जी की खराब तबीयत के पीछे भी ऐसी औरत का हाथ था। ये वही पंडित जी थे जो हमारे पूर्वज थे। हम आज भी उस कुल मंदिर की देखभाल करते हैं। अफवाह फैल गई और सभी गांव वाले पारोमीता को चुड़ैल समझने लगे। लोग मानते थे कि इस चुड़ैल पारोमीता की जान उसकी 5 साल की बच्ची में है। उसी साल महाशिवरात्रि की रात जब पारोमीता पूजा करने गई थी तो कुछ गांव वाले उसकी बच्ची को घसीटते हुए शमशान घाट ले गए। कहा जाता है कि उस बच्ची के साथ बहुत अत्याचार किया गया और शमशान घाट आते आते ही उसकी मौत हो गई।
बच्ची की मौत से सभी लोग डर गए और उन्होंने पारोमीता के आने से पहले उसकी बेटी को जला दिया। पारोमीता अपनी बच्ची को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। गुस्से और दुख में पारोमीता ने गांव वालों को श्राप दिया, इस गांव में जब भी बेटी पैदा होगी वो जिंदा नहीं बचेगी और ना उसकी माँ बचेगी, और जब जब यहाँ किसी भी औरत के साथ बहुत गलत होगा मैं वापस लौट कर आऊंगी। अब ठाकुर माँ ने नैन की तरफ देख के अफसोस के साथ कहा, जैसे तेरी माँ और छुटकी के साथ हुआ था। नैन के पुराने घाव मानो उसकी आंखों के सामने उभर आए। दरअसल जब नैन ने अपनी छोटी बहन को अपने हाथों में पहली बार पकड़ा था, कुछ ही पल में उसके पूरे बदन पर जलने के निशान पड़ गए थे और दूसरे ही पल उसकी माँ ने भी अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी आंखें पलट गई थी और गर्दन टूट गई थी, मानो जैसे नैन की माँ ने लटक कर आत्महत्या की हो। नैन उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। नैन के लिए वो मंजर उस वक्त भी उतना ही भयानक था जितना आज उसे वापस याद करके महसूस हो रहा था। ठाकुर माँ ने आगे कहा, फिर वो पारोमीता शाख चुन्नी बन गई और आज भी ये शहर उसके श्राप से परेशान है। तभी पीछे से उसके बाबा सुंदरलाल भागते बड़बड़ाते हुए आए, बहुत गलत हो रहा है ये लोग उस बेचारी काजल के साथ। किसी अनहोनी होने के आभास से ठाकुर माँ ने घबरा कर सत्संग में आए सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। अब नैन ने अपने बाबा से पूछा कि वो किस काजल की बात कर रहे हैं। लोगों के बीच अब सुंदरलाल की नजर पीछे खड़े नैन पर गई। काजल की बात को अब अनसुना करके उन्होंने कहा, नैन बेटा तू। अब सुंदरलाल ने नैन को अपने गले से लगा लिया और फिर आगे कहा, अच्छा हुआ तू आ गया। आज तेरे दोस्त अक्षय के बड़े भाई राजीव चौधरी की शादी है। वो काजल उसी की होने वाली बीवी है। काफी पैसे देकर कश्मीर से लाए हैं उसे। सुना है पढ़ी लिखी भी है और शहर वाले तो कह रहे थे एकदम परी जैसी है। इतने में नैन ने ठाकुर माँ को चढ़ाते हुए कहा, जैसे आपकी पारोमीता थी ठाकुर माँ। ठाकुर माँ ने डर कर देवी माँ का नाम लिया। नैन ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा पैसे देकर लड़कियां लाना तो गलत है। अब भी सोनापुर के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग अब भी उस पारोमीता के श्राप को सच मानकर बैठे हैं? ठाकुर माँ ने गुस्से में कहा, चुप कर तू, तुझे तो करनी नहीं है शादी। किसी और की शादी पर सवाल उठा रहा है। लड़कियां इस शहर में शादी करने को तैयार हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब चलो दोनों जल्दी जाओ वरना फेरों के बाद पहुंचोगे। नयन सुंदरलाल के साथ अक्षय के पिता कमल चौधरी के बंगले पर पहुंचा। बंगले की आलीशान सजावट को देखकर ही समझ आ रहा था कि शहर के कॉर्पोरेटर के घर पर शादी है। नयन की आंखें अपने बचपन के दोस्त अक्षय को ढूंढ रही थी और भीड़ में खड़ी एक खूबसूरत लड़की बार बार नयन की ओर देख रही थी। तभी वो लड़की ट्रे से कोल्ड ड्रिंक उठाकर नयन की तरफ बढ़ी। उसने नयन के पास आकर कहा, हेलो, मैं मीनू। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। नयन ने उसे बताया कि वो सुंदरलाल का बेटा है और आज ही कोलकाता से आया है। इतना सुनते ही मीनू चहक के बोली, ओह, आपने सुंदरलाल जी के बेटे हैं, फिर तो आप मेरे ही हुए। मीनू ने ये कहते हुए कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नयन की ओर बढ़ाया और जैसे जानबूझकर अपनी उंगलियां नयन की उंगलियों में उलझा दी। नयन ने हड़बड़ा के ग्लास छोड़ दिया। तभी पीछे से नयन को उसके दोस्त अक्षय ने आवाज दी, नयन तू यहाँ कब आया यार? तू अपनी भाभी से मिला कि नहीं? हमारी शादी पिछले साल हुई थी। ये सुनकर नयन ने पलट के देखा तो वो हैरान हो गया कि अक्षय मीनू की बात कर रहा था। तभी अचानक से पीछे अफरा तफरी मचने लगी। कमल चौधरी अपने बड़े बेटे राजीव चौधरी को व्हील चेयर पर लेकर बाहर आ रहा था। कमल चौधरी चिल्ला रहा था, अक्षय, राजीव को फिर से दौरा पड़ा है, जल्दी गाड़ी निकाल। नयन ने देखा कि राजीव का दायां पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसके मुंह से अजीब सी बू आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था
मानो वो नशे में धुत हो। इतने में सब लोग जल्दी जल्दी राजीव को हॉस्पिटल लेकर निकल गए। अब घर के आंगन में सिर्फ मीनू और नयन थे। मीनू मुस्कुराते हुए फिर नयन के करीब आई। देखिए ना, कैसे सब लोग हम दोनों को अकेला छोड़ के चले गए, जैसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे को और करीब से समझें। लेकिन यहाँ कितनी गर्मी है, चलिए ना, मेरा रूम उधर है, आराम से बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर मीनू आंगन से अपने कमरे की तरफ चली गई, पर नयन बिना रुके घबराते हुए बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उसे पायल की आवाज आई। नयन ने घबरा कर पलट के देखा कि कहीं मीनू उसके पीछे तो नहीं आ रही। तभी उसे दूर एक कमरे के पास दुल्हन के जोड़े में एक लड़की दिखी। वो लड़की छुप कर इधर उधर देख रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। जैसे ही उसने नयन को देखा, वो शर्मा कर एक पर्दे के पीछे छुप गई। पर्दे को पकड़े हुए उसके हाथ और उन हाथों पर लगी मेहंदी ने नयन को भा लिया। वो सोचने लगा, जिसका हाथ इतना खूबसूरत है, उसका चेहरा तो सच में एक परी जैसा होगा। हो ना हो यही वो लड़की है जो कश्मीर से आई है। तभी अचानक उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, राजीव, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, मैं काजल हूँ। इस पर नयन ने उसे समझाया, सॉरी, कुछ गलतफहमी हो गई होगी, मैं नयन हूँ, राजीव नहीं। राजीव तो इस घर के मालिक के बड़े बेटे हैं। काजल झट से कमरे के बाहर निकल आई। नयन ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। उसने सोचा, ये तो सच में परी जैसी खूबसूरत है, राजीव कितना लकी है। तभी काजल ने उसे एक फोटो दिखाई। काजल ने बिना झिझक कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये फोटो दिखाकर मुझे यहाँ भेजा गया था, पर सब कह रहे हैं मेरी शादी उस बीमार आदमी से हो रही है। क्या अब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नयन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तभी उसकी नजर उस फोटो पर गई जो काजल को राजीव की फोटो बताकर रिश्ते के लिए भेजी गई थी। फोटो देखते ही नयन हक्का बक्का रह गया। ये तो मेरी फोटो है। काजल के पास नयन की फोटो क्यों थी? क्या काजल की शादी एक बीमार आदमी से करवा दी जाएगी? क्या शाख चुन्नी का श्राप सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, या सोनापुर शहर का भयानक सच? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।